द 100 वुमेन्स कॉम्पिटिशन 2025 का आज का मैच नंबर 13 जो कि लंदन स्पिरिट्स का मैच नंबर 4 होगा। वहीं पर बात करें ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का तो मैच नंबर 3 होगा। लेकिन अभी तक के जो दोनों मुकाबले इन दोनों टीमों ने खेले, जिसमें लंदन स्पिरिट्स ने 3 मुकाबले खेल रखे हैं, तीनों जीते हैं। लेकिन वहीं पर ट्रेंट रॉकेट्स की बात करें तो जो 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले ये टीम गंवा चुकी है। तो क्या आज ये तीसरा मैच गंवाएगी, जबकि लंदन स्पिरिट्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। लगातार चौथा मैच जीतने के लिए लॉर्ड्स लंदन का वो मैदान जो फेमस है अपने स्लोप की वजह से, और उसमें क्या वहां पर रीजन बनता है, जो स्लोप रहेगा वो किस तरीके से हेल्प करता है वहां पर बैटर्स या बॉलर्स को, उसके बारे में तो आगे पिच रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन आज के इस मुकाबले में जो हम देखने की कोशिश करेंगे, एक तो सबसे पहले कि कौन सी टीम फेवरेट होगी, पूरे वीडियो को यहाँ पर एनालिसिस करके वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो टीम फेवरेट होगी उसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी स्मॉल लीग की टीम बननी भी चाहिए, जिसमें कुछ सेफ प्लेयर्स होंगे स्मॉल लीग के लिए, कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगी, कुछ ऐसी प्लेयर है जिनका होम ग्राउंड भी है तो उसके बारे में भी आगे जानेंगे, और ग्रैंड लीग के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशन वाले प्लेयर जो होंगी जिनको रोटेट करना होगा उनके बारे में भी बताएंगे, और कप्तान है वो कप्तान के ऑप्शन तो आपको बताएंगे ही। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो तो आपको देखना ही है। बाकी लॉर्ड्स लंदन का मैदान जहां पर आज का मैच होगा 14 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 3 बजे, यानी कि एक दिन का द 100 मैच, जहां पर पूरे दिन के दौरान निश्चित तौर पर कोई भी फ्लड लाइट्स यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर उसका एक रोल होता है, क्योंकि अगर दिन के दौरान पूरी तरह से धूप पड़ती है इस पिच पर, और ये पिच वैसे होती तो पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली ही है, और खास करके 100 या T20 फॉर्मेट्स के लिए खास करके पूरी तरह से एक बैटिंग पिच यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर वेदर यानी कि आसमान पर बादल हुए तो ही कोई मूवमेंट यहां पर तेज गेंदबाजों को खास करके वेदर की वजह से मिलती दिखाई पड़ती है। लेकिन एक और फैक्टर यहां पर आता है, वो आता है तेज गेंदबाजों को थ्रू आउट द मैच, किसी भी तरीके की पिच हो, थोड़ी बहुत मदद तो इस मैदान पर जरूर मिलती है। जो कि अगर आप पिछले 6 मैचेस में देखें तो 27 विकेटें, अगर आप देखें स्पिन को, पेस को 33 विकेटें मिली हैं। और ऐसा अगर विमेंस क्रिकेट में देखने को मिले कि स्पिनर से ज्यादा विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के जा रही हैं, हालांकि दोनों की विकेटों की संख्या बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो 27 विकेटें 6 मैचेस में, वो भी स्पिन गेंदबाजों को, 33 विकेटें तेज गेंदबाजों को। तो मामला तो बनता ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा विकेटें यहां पर मिलती हैं गेंदबाजों को। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पेसर्स डोमिनेट विमेंस क्रिकेट में कर रही हैं, जिसमें पहली इनिंग में 18, सेकंड इनिंग में 15, यानी कि हर एक इनिंग में ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 विकेटें यहां पर मिल रही हैं, तो समझ करके चलिए कि यहां पर एक कुछ ना कुछ मौके तो यहां पर बने रहते हैं पूरे मैच के दौरान, स्पेसिफिकली तेज गेंदबाजों के लिए। और उसका सबसे बड़ा रीजन है इस ग्राउंड का स्लोप, जो कि 2.5 मीटर के अराउंड होता है। एक एंड से दूसरे एंड पर अगर आप जाएंगे तो ढलान होता है, तो उसकी वजह से उस तरफ से अगर आप बॉलिंग करें तो नेचुरल एक हल्की फुल्की इन स्विंग मिलेगी, इस साइड से बॉलिंग करें तो एक नेचुरल आउट स्विंग गेंद को मिलती दिखाई पड़ेगी। तो तेज गेंदबाजों के लिए भी और कुछ हद तक स्पिनर्स के लिए भी पिच भले ही पूरी तरह से फ्लैट हो, आसमान पर बादल बिल्कुल ना हो, पूरी तरह से धूप पड़ रही हो पिच पर, और यहाँ पर तो पिच में क्रैक्स भी नहीं आते या मिट्टी भी ढीली नहीं पड़ती, फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गेंदबाजों के लिए जरूर होता है। तो निश्चित तौर पर यह देखना काफी जरूरी होगा कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरे 4 ओवर कर रही हैं या पूरे 20 गेंदों का कोटा कर रही हैं, और उसमें भी अगर पावर प्ले के 2 ओवर हो या 1 ओवर हो, और उसके साथ साथ डेथ के भी ओवर्स हो, तब तो और भी बेहतर वो बॉलिंग ऑप्शन बन जाती हैं। बाकी एक मुकाबला यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है इस सीजन का, जो कि लंदन स्पिरिट्स और ऑल इनविंसिबल के बीच में हुआ था, जहां पर जबरदस्त तरीके की बैटिंग कंडीशंस थी। 100 गेंदों में 176 रन की पारी खेलती लंदन स्पिरिट्स की टीम ने, वो भी केवल 5 विकेट पर। पावर प्ले की भी शुरुआत इनकी काफी अच्छी रही थी, और उसके जवाब में ऑल इनविंसिबल की टीम मैच तो नहीं जीती, लेकिन उसने 159 रन फिर भी 4 विकेट पर बनाए, और भले मैच हार गई, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी दिखा दिया कि दोनों इनिंग्स में 150 के प्लस का स्कोर जो बना, वो दिखाता है कि बैटिंग के लिए पिच कितनी बेहतरीन रही। बाकी 2025 में ही एक विमेंस T20 मैच भी यहाँ पर खेला गया था, जो कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि पहली इनिंग में 102 का ही स्कोर बना। उसमें से भी अगर आप देखें 7 में से 5 विकेटें यहाँ पर स्पिनर्स लेकर के गई। पावर प्ले की शुरुआत हालांकि काफी अच्छी रही थी। उसके बाद मिडिल सेक्स की टीम 103 रन बना करके 2 विकेट पर मैच को 8 विकेट से जीत गई। और उसके पहले 2024 के अंदर द 100 विमेंस के भी 4 और मैचेस यहाँ पर जो खेले गए थे, उसमें देखें 115 का स्कोर चेंज हुआ था 4 विकेट से, यहाँ पर 112 का स्कोर चेंज हुआ था 8 विकेट के डिफरेंस से, यहाँ पर 113 के जवाब में 113 रन ही बने और मैच टाई हो गया, और यहाँ पर 150 का स्कोर भी चेंज हो गया। यानी कि ओवरऑल अगर कोई अच्छी बैटिंग टीम है तो वो रन तो यहाँ पर बनाएगी निश्चित रूप से। लेकिन एक और जो फैक्टर आएगा वो वेदर के बारे में देखना जरूरी होगा कि आसमान पर अगर बादल होते हैं तब तो निश्चित तौर पर आपको कुछ इस तरीके के लो स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगे, और आसमान पूरी तरह से साफ होगा तो इस तरीके के हाई स्कोरिंग गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी पिछले 6 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं, तो जनरली कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना ही पसंद करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस पिच रिपोर्ट के हिसाब से, और तेज गेंदबाज कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी वेदर कैसा रहेगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा। पिच के बारे में पता तो नहीं चलता, पता चलेगा तो बता दूंगा। बाकी फाइनल टीम जो मेरी बनेगी स्मॉल लीग की, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट मैं आपको कर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल
आइए आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले तो लंदन स्पिरिट्स की टीम आपके सामने है बैटिंग ऑर्डर वाइज, जिसमें बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप देखें तो पूरे 7 ऑप्शन पिछले दोनों मुकाबलों में इन्होंने ट्राई किए हैं, जिसमें इजी वॉन्ग के पूरे 4 ओवर होते हैं, 2 ओवर 1 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, 2 डेथ का। और ये ना सिर्फ पिछले मैच में हुआ, उसके पहले वाले मैच में भी हुआ। और इवन चार्ली डिन जो उनकी कप्तान है ऑफ स्पिन बॉलर, ये भी पूरे 4 ओवर करती हैं। दोनों मुकाबलों में ये चीज़ करते देखने को मिला है। और सैरा ग्लेन भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगी। तो इनके ऑफ स्पिनर चार्ली डिन, लेग स्पिनर सैरा ग्लेन और तेज गेंदबाज इजी वॉन्ग, ये तो 3 मेन बॉलिंग ऑप्शन हैं। और इन तीनों को ही आप ड्रॉप इसी वजह से नहीं कर सकते। बाकी जो इनके पार्ट टाइमर्स है उसमें से अगर आप देखें तो तारा नॉरिस शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले के करती हैं, 2 ओवर ईवा ग्रे कहीं आकर के बीच में कर देती हैं, 2 ओवर चार्ली नॉट कर देती हैं जो इनके ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन बॉलर हैं। और ग्रेस हैरिस भी एक बैटिंग ऑलराउंडर जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं, वो भी 2 ओवर कर देती हैं, जो उसके पहले वाले मैच में केवल 1 ओवर करते दिखाई पड़ी थी। लेकिन ग्रेस हैरिस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये देखने को मिली है कि इनसे जो बॉलिंग कराई भी जा रही है वो डेथ ओवर्स में कराई जा रही है। इस मैच में भी देखे तो 20वां ओवर इन्होंने किया था, इस मैच में भी देखे तो 16वां और 18वां ओवर इन्होंने किया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। बाकी बेंच तो आप वहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी था कि किस बॉलर का रोल कहाँ पर कितना है। और भले ही वो 2 ओवर करे, तो अगर उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेजेस में बॉलिंग कर रहा है या कर रही है, तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी लेनी। बाकी आप चाहें तो करियर के भी आंकड़े देख सकते हैं द 100 फॉर्मेट के अंदर, इस सीजन के शुरू होने के पहले के सारे आंकड़े हर एक प्लेयर के। हालांकि अब इसको मैं उतना वैल्यू देता नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि 3 मुकाबले टीम खेल चुकी है, तो ये तीनों मैचेस जीत चुकी है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि 3 मैचेस 3 में से अगर कोई टीम जीती है तो निश्चित तौर पर पूरी टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा। हालांकि जॉर्जिया रेडवेनी की जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं, तीनों मैच में फ्लॉप हुई हैं। वहीं पर कीरा कैथली की बात करें तो लगातार अच्छी शुरुआत दिला रही हैं, तो एक डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकती हैं आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए। लेकिन वहीं पर डैनी गिब्सन की बात करें तो इनके भी तीनों मैचेस पूरी तरह से खराब ही गए हैं अभी तक। लेकिन उसी के बाद मेन गेम शुरू होता है, जहां पर अगर आप देखें तो ग्रेस हैरिस ने 50 नाबाद, 18 89 नाबाद की 3 शानदार पारियां खेली हैं। विकेट भी 2 मैचेस में 1 ले रखा और आपने देखा ही कि कहां पर ये बॉलिंग करती हैं। वहीं पर चार्ली नॉट की बात करें तो ये भी 47 9 और 1 रन की 3 पारियां खेल चुके हैं, 2 विकेट ले चुके हैं 3 मैचेस में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेइंग ऑप्शंस में से एक होंगी। बाकी कॉर्डेलिया ग्रिफिथ, जिनका एक इनिंग आया था पहले वाले मैच में 50 रन की, नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए। और एक्चुअली ये इस तरीके के खिलाड़ी हैं जिनका 1 या 2 मैच पूरे सीजन में अच्छा जाएगा, बाकी मैचेस में कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल इनका होगा नहीं। बाकी इजी वॉन्ग को निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो 3 विकेटें 3 मैच में मिली हैं। और बाकी 1 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, 2 ओवर चूंकि डेथ का करती हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की पिचेस पर या मैदान पर तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। इसके बाद कप्तान चार्ली डिन जो है जरूर पहले 2 मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप गई, लेकिन अगले मैच में यानी कि लास्ट मैच में 2 विकेट लेकर के गई तीसरे मैच में, तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट तो हैं ही वैसे भी, क्योंकि पूरे 4 ओवर करके देती हैं। बाकी सैरा ग्लेन को लेकर के भी वही चीज़ रहेगा, 4 ओवर की इनकी बॉलिंग, हालांकि विकेट केवल 2 ही इन्होंने ले रखा है। बाकी ईवा ग्रे और तारा नॉरिस डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वेदर होगा उसके बेसिस पर। हालांकि ईवा ग्रे को मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, हो सकता है कि 5 विकेट लेकर के चली जाएं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में हमारी टीम में आती नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर तारा नॉरिस एक ऐसी नाम है जो पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर करेंगी, पहला और तीसरा, और अगर उसमें आसमान पर बादल हुए तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगी। बाकी आगे दूसरी टीम की प्लेयर जो है ना बैटिंग ऑर्डर में, वो मीडियम पेस कैसा खेलते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस स्पेसिफिकली, वो भी देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पर भी आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये 5 प्लेयर ही ऐसी प्लेयर्स रही हैं और उसमें भी सभी ने परफॉर्म नहीं किया है, स्टिल ये टीम लगातार मैचेस जीत रही है। तो इसका मतलब है कि छोटी छोटी परफॉर्मेंस ही हुई है लगभग हर प्लेयर की तरफ से, लेकिन इतनी हो गई है कि अपनी टीम को मैच जिता दें। तो 5 प्लेयर ही परफॉर्मेंस की बेसिस पर या यूटिलिटी बेसिस पर बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रही है, जिनको हम सीधे टीम में लेकर के जाएं। जिसमें एक तो तारा नॉरिस का ऑप्शन होगा, एक तो यहाँ पर डैनी गिब्सन का ऑप्शन होगा। चली भले नहीं है डैनी गिब्सन, लेकिन निश्चित तौर पर प्लेयर काफ़ी बड़ी हैं, जो कि रिसेंट टाइम पर अगर आप देखें तो ये इंजरी से वापस आई हैं, तो बॉलिंग नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से अगर हम बात करें तो उतनी इंपॉर्टेंस इनकी रह नहीं जाती। और जॉर्जिया रेडमैन एक बहुत अच्छी विकेट कीपर बैटर जो इस सीजन के पहले बहुत कमाल के फॉर्म में थी, हालांकि पिछले तीनों मैच में नहीं चली। ये तो प्रॉपर एक छठी ऑप्शन ऐसी हैं जिनको आपको सीधे टीम में लेकर के जाना पड़ेगा। 5 बाकी ऑप्शंस कौन थी वो तो आपको ने बता दिया, लेकिन जॉर्जिया रेडमैन को ले जाने का रीजन वही है क्योंकि बाकी जो विकेट कीपिंग सेक्शन में जब प्लेयर पिक करने जाएंगे तो वहां पर दूसरा कोई ऐसा नाम है ही नहीं कि जिसको आप लेके जा पाए। तो जॉर्जिया रेडमैन ऑटोमेटिक चॉइस हो जाती है ग्रेस हैरिस, चार्ली नॉट, इजी वॉन्ग, चार्ली डिन और सैरा ग्लेन के साथ। तो 6 प्लेयर तो हमारी काफी हद तक यहीं से श्योर शॉट सीधे टीम में आ जाती हैं बिना किसी डाउट के। और उसमें डैनी गिब्सन और साथ ही साथ तारा नॉरिस 2 जबरदस्त ग्रैंड लीग के ऑप्शंस हैं जिनको आप रोटेट करके अलग अलग टीमों में या इवन स्मॉल लीग की टीम में भी रिस्क लेकर के लेके जा सकते हैं। उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो हालांकि जॉर्जिया रेडमैन के हेड टू हेड के आंकड़े काफी पुअर है, 2 मैच में केवल 4 रन है। कीरा कैथली तो चली नहीं है। डैनी गिब्सन के भी 4 मैच में केवल 79 रन हैं। उसमें ग्रेस हैरिस की 1 मैच में केवल 10 रन है, 3 मैच में 35 रन है। कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के साथ ही साथ इजी वॉन्ग के 4 मैच में 40 रन है,
में 3 विकेटें हैं। चार्ली डेन के 4 मैच में केवल 1 विकेट है, 38 रन है। सारा ग्लेन के 2 मैच में 3 विकेटें हैं। इवा ग्रे के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। तारा नॉरिस के 3 मैच में विकेट ही नहीं है और 1 मैच में कोई भी विकेट नहीं है सोफी मुनरो के। तो इस पूरे हेड टू हेड वाले आंकड़े को भी देख करके एक प्लेयर यहाँ पर हमको और मिल गई, इवा ग्रे, जो निश्चित तौर पर स्मॉल लीग के लिए तो नहीं लेकिन ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती हैं। स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में, हालांकि दोनों इनिंग्स में यहाँ पर चूंकि मदद रहती है कुछ ना कुछ, तो दोनों इनिंग्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो तारा नॉरिस, इवा ग्रे और डैनी गिब्सन, हालांकि नंबर्स तो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हालांकि हमको इनको बारे में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये बॉलिंग करेंगी या नहीं, तो आपको मैं टेलीग्राम पर बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वेन्यू का डेटा देखने आए तो एक तो ये टीम अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेगी और उसमें अगर आप देखा तो डैनी गिब्सन का अपना ये होम ग्राउंड ही होगा, तो निश्चित तौर पर अपने घर में खेलने के लिए निश्चित तौर पर क्या ये कर चुकी हैं। अगर आप देखें तो 16 मैच 267 रन है, 22 का एवरेज है, 9 विकेटें भी ले चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इवा ग्रे के लेकर के भी मैंने कहा था 8 मैच में 6 विकेट इस मैदान पर है। तारा नॉरिस के 11 मैच है 5 विकेट है। लेकिन ये सारी जो प्लेयर्स हैं ना, स्पेसिफिकली चाहे वो इवा ग्रे हो चाहे तारा नॉरिस हो, पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, ज्यादातर मैं पहली इनिंग में ही सजेस्ट करूंगा। ग्रैंड लीग में आप इनको रोटेट कर सकते हैं। बाकी कौन सी 6 प्लेयर हमारी टीम में पक्की तौर पर हैं उसको तो हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें एक तो है यहाँ पर जॉर्जिया रेडमैन, दूसरी यहाँ पर है ग्रेस हैरिस, तीसरी यहाँ पर है चार्ली नॉट, चौथी है यहाँ पर इजी वॉन्ग, चार्ली डीन और सारा ग्लेन छठी ऑप्शन। तो ये प्लेयर तो सीधे टीम में आती है, तो प्लेयर्स पिक करना इस टीम की तरफ से काफी इजी है, तो कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली है नहीं स्पेसिफिकली स्मॉल लीग की टीम बनाते हुए। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखा तो कीरा कैथली, कर्स्टी गॉर्डन की एक बार आउट हो चुकी है 12 गेंद पर 16 रन बना करके, एलाना किंग पर एक बार आउट हो चुकी है, ओवरऑल लेग स्पिन पर 4 बार 83 गेंद पर 73 रन बना करके, तो स्पिन को खेलने को लेकर के दिक्कतें इनको हैं। बाकी जॉर्जिया रेडमैन, एस्ले गार्डनर के 33 गेंद पर 3 बार, 50 गेंद पर एलाना किंग की गेंद पर 3 बार, हेदर ग्राहम पर भी 1 बार, लेकिन बहुत अच्छा खेली है हेदर ग्राहम को। ओवरऑल स्पिन खेलने को लेकर के दिक्कतें हैं टॉप ऑर्डर को। बाकी ग्रेस हैरिस की बात करें तो नेटली सीवर जो फिलहाल तो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेटली सीवर के बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा आपको वो बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन एस्ले गार्डनर अभी 2 बार बेहतर खेल गई हैं, हेदर ग्राहम को भी बढ़िया खेला, कर्स्टी गॉर्डन नेटली सीवर पर ही आंकड़े के खराब हैं, और बाकी डैनी गिब्सन के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ या ओवरऑल स्पिन के खिलाफ इस टीम को दिक्कतें हैं पूरी की पूरी टॉप ऑर्डर को। और उसमें चार्ली नॉट और साथ ही साथ कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के भी आंकड़े देखेंगे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, मीडियम पेस के खिलाफ भी विकेट दी हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर और खास करके लेग स्पिन के खिलाफ कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के आंकड़े देख लीजिए, 96 गेंद पर 11 बार आउट हो चुकी हैं, और उसमें एलाना किंग भी है जो 2 बार आउट कर चुके हैं 16 गेंद पर। तो निश्चित तौर पर स्पिन खेलने को लेकर के सामने वाली टीम को काफी दिक्कतें हैं। और वैसे स्पिन ऑप्शन सामने की टीम में देखे तो कर्स्टी गॉर्डन तो है ही, जिनके नाम आपने बार बार देखे, एलाना किंग भी हैं, साथ ही साथ एस्ले गार्डनर भी हैं। तो ये 3 बड़ी बड़ी प्लेयर्स इस टीम के अंदर ऑलरेडी हैं जो निश्चित तौर पर परेशान कर सकती हैं। और भले ये टीम अपने दोनों मुकाबले हारी है, लेकिन अगर आप इनका पूरा का पूरा टीम देखें तो ब्रायन स्मिथ है, ग्रेस स्क्रीवेंस है, नेटली रैथ हैं, नेटली सीवर ब्रंट हैं, साथ ही साथ एस्ले गार्डनर है, हेदर ग्राहम है, एलाना किंग है, और बाकी जो प्लेयर है निश्चित तौर पर वो लोकल तौर पर फेमस हैं। बड़े स्तर पर देखें तो निश्चित तौर पर हेदर ग्राहम, एस्ले गार्डनर, नेटली सीवर और साथ ही साथ एलाना किंग, 4 ऐसे प्लेयर तो इस टीम के अंदर हैं जो सिंगल हैंडेडली किसी भी टीम को मैच जिता सकती हैं। तो निश्चित तौर पर टीम तो खराब नहीं है, ये टीम जीत तो सकती है आज का मैच। बाकी बेंच आप देख सकते हैं, पावर प्ले डेथ ओवर में कहां पर किसने कितने ओवर की बॉलिंग की टोटल, वो भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें हेदर ग्राहम, एलाना किंग, एस्ले गार्डनर, ये 3 मेन बॉलिंग ऑप्शन इनकी होंगी। और आप साफ साफ देखेंगे कि यहाँ पर आपको नेटली सीवर का नाम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब पिछला मैच हुआ था तो नेटली सीवर ना मैच के शुरू होने के पहले बॉलिंग प्रैक्टिस लगातार कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर अगर 100% फिट ये रही तब तो ये बॉलिंग भी आपको पूरे चांसेस है कि आज के इस मैच में कर देंगी। उसका अपडेट, उसको लेकर के जो अपडेट्स होंगे ना वो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा टॉस के बाद कि नेटली सीवर बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करके। बाकी आप चाहें तो करियर के भी आंकड़े देख सकते हैं, ये टीम 2 मुकाबले खेल चुकी है, तो उसमें अगर आप देखें तो रिसेंट फॉर्म के भी आंकड़े देख सकते हैं, और उन दोनों मैचेस में चूंकि ये टीम हारी है तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस तो निकल करके नहीं आई होगी पूरी टीम की तरफ से, चाहे वो बात कर लें ब्रायन स्मिथ की, चाहे ग्रेस स्क्रीवेंस की, चाहे नेटली रैथ की। तो ये तीनों तो वैसे भी स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में हमारी टीम में नहीं आती, लेकिन निश्चित तौर पर चाहे वो ग्रेस स्क्रीवेंस हो, ये भी ग्रैंड लीग के लिए, और ये तो काफ़ी हद तक डिफरेंशियल ऑप्शन है ब्रायन स्मिथ, जो कि शॉर्ट खेलने वाली प्लेयर हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो इनको स्मॉल लीग की टीम में भी अगर आप चाहें तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। दोनों मैचेस में देखें तो 29 रन की पारी आई है, इसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में रही है। बाकी नेटली रैथ को तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। इसके बाद नेटली सीवर ब्रंट हो गई, एस्ले गार्डनर हो गई, हेदर ग्राहम हो गई,
ये 3 ऐसी प्लेयर हैं निश्चित तौर पर, ना सिर्फ ये 3 बल्कि एलाना किंग भी, जिनको 2 मैच में 2 ही विकेटें अभी तक मिली हैं। इनके बारे में तो आंकड़े भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। हालांकि उसमें से अगर आप देखें तो हेदर ग्राहम की भी परफॉर्मेंस आई है थोड़ी बहुत, साथ ही साथ एशले गार्डनर ने भी लास्ट मैच में 61 रन की पारी खेली, नटली सिवर्ट ने पहले मैच में 64 रन की पारी खेली थी, एलाना किंग को आपने देखा ही पहले मैच में 2 विकेट लिया था, दूसरे मैच में विकेटलेस गई थी। तो ये चारों तो ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं जिनको आप सीधे टीम में लेकर के जा सकते हैं। इनके पास अगर आप देखें तो कर्स्टी गॉर्डन का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि पिछले दोनों मैच में विकेट तो नहीं लेके जा पाई हैं, लेकिन आपने पीछे देखा जो प्लेयर बैटल के आंकड़े थे कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा खेलती नहीं है लंदन स्पिरिट्स की प्लेयर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है, सीधे सीधे डिफरेंशियल ऑप्शन जिनको आप टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी कैसिडी मैकार्थी हैं, एलेक्सा स्टोनहाउस हैं, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एमा जोन्स, हालांकि एमा जोन्स बॉलिंग कर नहीं रहे थे, इस वजह से उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एलेक्सा स्टोनहाउस हो गई, कैसिडी मैकार्थी हो गई, और ऊपर आकर के देखें तो ब्रायनी स्मिथ हो गई। ये 3 बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं जिनको ना सिर्फ अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी और ग्रैंड लीग की टीम में तो आप रोटेट कर ही सकते हैं, लेकिन क्या किसको कब लेकर के जाएं उसी को देखने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। और सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर हेड टू हेड के स्टैट्स कि वहाँ से कुछ मदद हमको मिलती है या नहीं। और वो हेड टू हेड के स्टैट्स आप देखने आए तो ब्रायन स्मिथ के आंकड़े आप देख लीजिए, 4 मैच 117 रन है, 63 का हाईएस्ट स्कोर है, मतलब इस टीम के खिलाफ ये बढ़िया काम कर चुकी हैं पहले। तो निश्चित तौर पर एक डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप सीधे टीम में लेकर के जा सकते हैं, जिसमें पहली इनिंग में 37 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 1 मैच खेला है, 7 रन है। इसके साथ साथ ग्रेस स्टीवेंस भी 1 मैच में 55 बना चुके हैं, और ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। हालांकि अगर आप रिस्क ले पाए तो स्मॉल लीग में ट्राई करिए, लेकिन वो तो आपको मैं हालांकि सजेस्ट करूंगा नहीं। बाकी नटली सिवर हो गए, एशले गार्डनर हो गए, हेदर ग्राहम हो गए, एलाना किंग हो गई, इनको लेकर के तो कोई क्वेश्चन है नहीं, नंबर्स भी इनके काफी ठीक ठाक हैं या बेहतरीन है। कर्स्टी गॉर्डन के 4 मैच में 3 विकेट है हेड टू हेड में, तो ये भी एक नेचुरल चॉइस हो जाती है, जो कि ज्यादा ऑप्शन इस टीम की तरफ से है नहीं। बाकी कैसिडी मैकार्थी खेली नहीं है, एलेक्सा स्टोनहाउस के 2 मैच में विकेट ही नहीं है, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग है, आसमान पर बादल हो, तो निश्चित तौर पर चाहे एलेक्सा स्टोनहाउस हो चाहे कैसिडी मैकार्थी स्पेसिफिकली बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है, जिसमें आपने देखा कि ब्रायन स्मिथ और ग्रेस स्टीवेंस भी पहले बढ़िया काम कर चुकी हैं ऑलरेडी लंदन स्पिरिट्स की टीम के खिलाफ। इसके बाद इस मैदान पर परफॉर्मेंस देखें तो ब्रायन स्मिथ यहां पर 1 मैच खेल करके 7 रन बना चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। हालांकि ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं, जो कि जनरली आपको मुझे नहीं लगता कैच करते दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद ग्रेस स्टीवेंस की भी इस मैदान पर 4 मैच 40 रन है, 2 विकेटें हैं। बाकी नटली सिवर हो गई, एशले गार्डनर हो गई, हेदर ग्राहम हो गई, एलाना किंग हो गई, इनको लेकर के कोई दिक्कत तो है नहीं। कर्स्टी गॉर्डन निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट ऑप्शन है, इनको बाकी ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, एलाना किंग, एशले गार्डनर, नटली सिवर और हेदर ग्राहम के साथ। तो 5-5 प्लेयर तो दोनों की टीम की तरफ से ऑटोमेटिक चॉइस हमारी थी, जिसमें इस टीम की तरफ से कर्स्टी गॉर्डन को निश्चित तौर पर हमको प्लेयर बैटल के आंकड़े देख करके टीम में पिक करना पड़ा, और सामने की टीम की तरफ से छठी प्लेयर के तौर पर जॉर्जिया रेडमैन। तो निश्चित तौर पर कौन सी 11 प्लेयर हमारी टीम में आएंगी, यहाँ तक आते आते क्लियरली आप यहाँ पर समझ चुके हैं, जिसमें कुछ डिफरेंशियल ऑप्शंस भी आपको मैंने बताए जिनको रिस्क लेकर के अपनी टीम में आप जा सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो ब्रायन स्मिथ, तारा नॉरिस पर 2 बार आउट हो चुकी हैं 10 गेंद पर 13 रन बना करके। और इस टीम का जो टॉप ऑर्डर है ना, चाहे वो ब्रायन स्मिथ हो, चाहे ग्रेस स्टीवेंस हो, और चाहे वो नेटली रैथ हो, वो चूंकि उतना मजबूत है नहीं। और चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, इस टीम की ये हमेशा अगर हम देखें तो वल्नरेबल बैटर्स हैं, जो जल्दी से जल्दी विकेट दे सकते हैं सामने वाली टीम की बॉलर्स को। तो खास करके जो तारा नॉरिस को लेकर के आपको मैंने कहा था कि वो बहुत अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकती हैं 7वें प्लेयर के तौर पर भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं, और वो विकेट इनके खिलाफ उनको मिल सकते हैं विकेटें। और उसमें 2 बार तो ब्रायन स्मिथ को आउट कर भी चुकी हैं, इजी वांग भी 2 बार आउट कर चुके हैं, चार्ली डिन भी 2 बार आउट कर चुके हैं, ईवा ग्रे भी 1 बार आउट कर चुके हैं। लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब हैं। और बाकी ग्रेस स्टीवेंस भी डैनी गिब्सन पर 2 बार, 1 बार सैरा किलन पर आउट हो चुकी हैं। इसके बाद नेटली रैथ की बात करें, ये तारा नॉरिस पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुकी हैं, ईवा ग्रे पर भी सस्ते में आउट हो चुकी हैं, इजी वांग पर तो विकेट इन्होंने दिया ही है। और उसके बाद यहाँ पर नेटली सिवर ब्रंट, ये भी तारा नॉरिस पर 1 बार आउट हुई है, हालांकि रन बनाए हैं ठीक ठाक। और बाकी बॉलरों में देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन पर इनके आंकड़े वो खराब होते हैं, बाकी लोगों को बेहतर खेला है। और उसके बाद यहाँ पर इनके पास एशले गार्डनर है, जो ऑफ स्पिन पर जल्दी जल्दी विकेटें देती हैं। और उसके बाद वहाँ पर हेदर ग्राहम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर खराब साबित हुई हैं, हालांकि वो ईवा ग्रे को भी विकेटें देती रही हैं। तो सामने की टीम में निश्चित तौर पर कुछ बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शंस हैं डिफरेंशियल, जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आज के इस मैच में, स्पेसिफिकली तारा नॉरिस। तो ट्राई आप कर सकते हैं, और इवन ईवा ग्रे भी। बाकी जो आज की मैच में टीम बन रही है उसमें अभी तक के वीडियो को देख करके निश्चित तौर पर लंदन स्पिरिट्स की टीम ही फेवरेट तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ट्रेंट रॉकेट्स की टीम लगातार तीसरे
तीसरा मैच हारेगी। तो मैच तो काफ़ी टक्कर का होने वाला है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि आप देखेंगे जब कप्तान है उस कप्तान के ऑप्शंस में टीम बनाने के बाद तो एशले गार्डनर और नेटली सिवरब्रंट ही लोगों के फेवरेट कप्तान है उस कप्तान के ऑप्शन है। हालांकि मैं नेटली सिवर के यहाँ पर सजेस्ट करूंगा ग्रेस हैरिस को या हेदर ग्राहम और जॉर्जी रेडमैन को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए स्मॉल लीग की टीम जो होगी हमारी अभी के लिए प्री टॉस टीम वो आपके सामने है। फाइनल टीम और वेदर फोरकास्ट या वेदर अपडेट वो आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। बाकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो ये वीडियो यहाँ पर फिलहाल होता है खत्म। चलते हैं, नमस्कार।